आते हैं दोस्तों अभी छठे नंबर के प्रश्न पे कि बागवानी के साथ क्या हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों बागवानी के साथ इंटरक्रॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो बगीचे का फल है वो आपको निकलने में 2 साल तो कम से कम लगते ही हैं। तो 2 साल तक आप ऐसे ही अपनी ज़मीन को खाली पड़ी हुई ऐसे नहीं रख सकते। आप ज़मीन का पूरा सदुपयोग करना चाहेंगे और ज़मीन को क्यों आप खाली छोड़ें अगर ज़मीन आपको कुछ उसमें से उपज दे सकती है। तो आप उसमें इंटरक्रॉप्स लगा सकते हैं। जैसे फ्रूट प्लांट्स जब छोटे रहें, जब छोटे होते हैं उस टाइम पे आपको कोई फ्रूट भी नहीं देते, आपको उनकी केयर लेनी पड़ती है, रेगुलर लेबर लगाते रहना पड़ता है, साफ़ सफाई बरतनी पड़ती है, खाद का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो वो सब खर्चा थोड़ा सा निकल जाता है आपके इंटरक्रॉपिंग लगाने से। वो आपको बहुत वाइसली लगाना पड़ेगा। इंटरक्रॉप्स आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की तरह हैं दोस्तों, जो आपको डेली में मतलब डेली फ़ायदा दे, जो आपको जल्द फ़ायदा दे, वैसे टाइप की इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दाल तिलहन टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर अपने खेत में लगाएं क्योंकि जो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बैक्टीरिया हैं। हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करती है। जो हवा में नाइट्रोजन है उसे डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते। नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है हवा में, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी NPK हमें एक्स्ट्रा से क्यों डालना पड़ता है? उनकी ग्रोथ को तेज़ बढ़ाने के लिए हमें N यानी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो अपने सॉइल में आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप इन दाल टाइप के, बीन्स टाइप की सब्जियों को उगाकर, तो आप दाल, बीन्स, तिल वगैरह आप उगा सकते हैं, उनका ग्रीन मैन्योर भी बना सकते हैं। दोस्तों दूसरा फैक्टर ये है कि आप जो सब्जियां हैं उन्हें अगेती लगाएं। तो दूसरों से अगर आप अगेती लगाएंगे, आगे लगाएंगे, तो आपको फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है फ्रूट प्लांट्स की पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी ये डिपेंड करती है दोस्तों आपका प्लांट क्या है। तो जो नींबू वर्गीय फसलें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाती हैं बाद में, तो उनकी कम से कम आपको 15 फीट रखनी चाहिए। 15 बाय 10 आप रख सकते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ हाई डेंसिटी में होता है। तो नींबू वर्गीय प्लांट्स के लिए या किन्नू, माल्टा, मौसम्बी या संतरे के लिए आप 15 बाय 10 की डिस्टेंस रख सकते हैं, यानी 15 बाय 15 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और रो टू रो डिस्टेंस आप 10 फीट की रख सकते हैं, ताकि आवाजाही के लिए या फिर ट्रैक्टर के लिए जो आप सफाई के लिए आप रख सकते हैं। इसी तरह नींबू वर्गीय को छोड़ के अगर आप आम की लगाना चाहते हैं तो आम की कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि हाई डेंसिटी पे लगाई जा सकती है। जैसे आजकल जो थाई वैरायटीज़ हैं वो सब, बनाना मैंगो हो गया, कातिमोन मैंगो हो गया, आम्रपाली हो गया, मल्लिका हो गया, ये सब आप कम से कम 10 फीट की दूरी पे लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी 10 फीट, ताकि उसकी कैनोपी जब बढ़ जाए 6-7 साल के बाद तब भी आपको वो हटाने ना पड़े प्लांट्स। लेकिन जो हाई डेंसिटी में लगाते हैं वो 5 फीट की दूरी पे भी लगाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर प्लांट्स की केस में हम रो टू रो डिस्टेंस 10 फीट रखते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 10 फीट जनरली जो है। अगर सुपारी की बात करें तो आप 8 फीट की डिस्टेंस रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट, और रो टू रो भी आप 8 फीट रख सकते हैं मिनिमम। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक प्लॉट पे आपके कितने प्लांट्स लग जाएंगे या 1 बीघा में आपके कितने प्लांट्स लग जाएंगे। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे, जो कि है सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए आप सबसे पहले तो या तो ड्रिप की इरिगेशन के लिए आप अप्लाई कर दें, सरकार इस पर सब्सिडी देती है। तो ड्रिप इरिगेशन या तो स्प्रिंकलर सिस्टम, जो पानी की बचत के लिए होता है वो ड्रिप इरिगेशन ही बेस्ट होता है। तो आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में अपने
नज़दीकी KVK से बात कर सकते हैं। ड्रिप के अलावा आप फ्लड इरिगेशन से भी पानी दे सकते हैं, यानी पाइप से पानी दे सकते हैं। अगर आपका बाग छोटा है, 1-2 बीघे का है, तो आप पाइपलाइन से भी दे सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि ड्रिप की इरिगेशन ज़्यादा अच्छी होती है। और ड्रिप इरिगेशन लगाने से आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे जीवामृत हो गया, या फिर अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं जैसे NPK वगैरह, या कोई दवाई देना चाहते हैं, वो भी आप ड्रिप के ज़रिए प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं। वो भी आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितने आवर्स के लिए कितना पानी देना चाहते हैं, तो ये सब कंट्रोल से हो जाता है। अभी नवा प्रश्न है, खाद कौन सा दें, जैविक या केमिकल? खाद कौन सा दें, जैविक या केमिकल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपकी ज़मीन बहुत ही कम उपजाऊ है और आप कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं देश की आबादी कैसे बढ़ती जा रही है, या हमारी जो जनरल आबादी बढ़ती जा रही है और ज़मीन कम होते जा रहे हैं, और छोटे से ज़मीन पे आपको कुछ प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो इस बात को अगर ध्यान में रख के करें, तो जहाँ आपकी ज़मीन में किसी चीज़ की कमी है, अगर बोरॉन की कमी है तो बोरॉन देना पड़ेगा, अगर पोटास की कमी है तो आपको पोटास देना पड़ेगा। तो ये सब जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनकी कमी से आपकी ज़मीन को जिनकी कमी से आपकी फसल बर्बाद हो रही है या फल नहीं आ रहे हैं, वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका रिटर्न भी मिलना ही होता है। तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स अगर कम अमाउंट में, और जो अमाउंट गवर्नमेंट ने निश्चित करके रखी है, अगर वो अमाउंट आप दें तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, धरती को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, और आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम अंधाधुन खेतों में केमिकल्स दे दे के अगर हम कुछ उगाएं, तो कुछ ही टाइम पे आपकी ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी, उस पर कुछ उगेगा नहीं, और बिना फर्टिलाइज़र्स के आपका कुछ भी आपको उत्पादन नहीं देगा। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र का जो उपयोग है वो बहुत ही वाइसली करना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। वहीं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की बात भी इसी तरीके की होती है। अगर आपके बच्चे को कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, तब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर सर्दी खांसी, पेट दर्द, हल्का सा बुखार है, तो आप होम्योपैथी में ले जाते हैं। तो इसी तरह प्लांट की प्रॉब्लम्स अगर माइनर है, तो आप उनको घरेलू नुस्खों से या जीवामृत देकर या गोबर की खाद देकर आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ता है। तो ये हो गया एक कड़वी सच्चाई। आखिरी प्रश्न जो है, 10वां प्रश्न, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए आप सभी रुके हुए हैं कि रिटर्न कब से आना शुरू होता है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने पैसे डाल दिए, लगातार आप पैसे डालते जा रहे हो उसकी साफ़ सफाई के लिए, नए पौधे लाने के लिए, उन्नत बीज लाने के लिए। तो आप सब में इन्वेस्टमेंट यानी सिर्फ पैसा डाल रहे हो। अभी आपका रिटर्न कब आएगा? वेजिटेबल से रिटर्न आपका पहले ही आ जाता है, इंटरक्रॉपिंग से रिटर्न, आपके छोटे छोटे जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपको बस निश्चित करना है, आपको कांटेक्ट करना है सोशल मीडिया में, आप अपने चीज़ों को किस तरीके से और कौन से मार्केट में आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली आपको सामान मार्केट पे ही देना है। तो दोस्तों, जो आपके प्लांट्स का प्राइस है, जो लागत है, जो आपने खेत की तैयारी की, उन सब की जो लागत है, वो आपका कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल तो आपको लगेंगे रिटर्न आने में, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ पौधों में इससे ज़्यादा होता है ड्यूरेशन, और जैसे सिट्रस हो गया, आपको 2 साल में फ्रूट देता है, और आपका गुआवा हो गया, गुआवा तो आपको पहले ही साल से बहुत अच्छी आमदनी देना शुरू कर देगा। जैसे कुछ वैरायटीज़ हैं गुआवा की, ताइवान पिंक, अर्का किरण, इलाहाबादी सफ़ेदा, जिनका मुझे खुद एक्सपीरियंस है। इतनी अच्छी उसमें से उत्पादन होती है कि आप उसको मार्केट में ले जाके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कोई ना कोई जानकारी अच्छी मिली होगी जो आपके काम आए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।